एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कर्नाटक के एक विधानसभा का आंकड़ा पेश किया था। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। अभी कांग्रेस के नेता सीडब्ल्यूसी मेंबर गुरदीप सप्पल, उन्होंने आरोप लगाया है कि केदारनाथ उपचुनाव में 8,500 वोट जोड़े गए, 4,000 वोट काटे गए। लगातार ये मसला देश भर में तूल पकड़ रहा है। बनारस में क्या हुआ, वहां के अध्यक्ष ने भी आरोप लगाया है और राहुल गांधी उसमें भी चर्चा करेंगे, उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सवाल यह है कि पहले ईवीएम पे सवाल उठता था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम से एक कदम आगे गया। अब वोटर लिस्ट में हेरा फेरी है, वोट की चोरी है, डकैती है। क्या है पूरा उत्तराखंड का मामला और राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, चर्चा इसी विषय पर होगी। जेपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप जानते हैं कानूनविद हैं, लॉयर भी हैं, पत्रकार और संपादक भी रहे हैं। जरा चलते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये वोट चोरी और सीनाजोरी भी कर रहा है चुनाव आयोग, और खास तौर से सत्तारूढ़ पक्ष। सर नमस्ते। देखिए सर, राहुल गांधी ने जब पटना की जन अधिकार रैली के समापन पर आयोजित रैली में घोषणा की कि अभी तक तो एटम बम फूटा था, अब जो है वो वोट चोरी पर जो है वो क्या कहते हैं हाइड्रोजन बम फूटेगा। हम्म। तब से ही पूरे देश में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कौन कौन से राज्य हैं जहां एटम बम, जहां जो है कांग्रेस बम फोड़ सकती है हम्म। और ये हाइड्रोजन बम कहाँ फूटेगा। तो इसकी हम्म। नई कड़ी में उत्तराखंड है, जिनका जिक्र अभी आपने किया। वो हम्म। अभी केवल उपचुनाव का है। कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे संगठन को, अपने पूरे प्रदेश के संगठन को सक्रिय कर दिया है वोटर लिस्ट का गुणागणित करने के लिए कि कहाँ जो है वो क्या क्या गड़बड़ी है, किस किस क्षेत्र में क्या क्या गड़बड़ी है। और ये केवल जीती हुई सीट पर ही नहीं है, हम्म। ये हारी हुई ये सीटों पर। बीजेपी की हारी हुई सीटों पर भी है कि अगर उतना गुणागणित नहीं होता तो बीजेपी की वहां जमानत जब्त हो जाती। जी। देखिए, ईवीएम का मसला बहुत दिनों से उठा है और ईवीएम का मसला तो सच पूछे तो सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया था, और जो उनके सिपा हम्म। सालार नरसिम्हन थे उन्होंने किताब भी लिख डाली थी। हम्म। लेकिन इसी ईवीएम के बावजूद 2014 में कांग्रेस पार्टी हार गई और 2014 हम्म। से लगातार हारती हुई चली आ रही। और अमित शाह बड़े दम्भ से कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में सफाया हो जाएगा, लेकिन उनके सफाए के पहले ही कांग्रेस ने रिवाइवल शुरू कर दिया और कई जगह रिवाइव होते होते रह गई, क्योंकि जो चुनाव पंडित थे वो कह रहे थे कांग्रेस रिवाइव होने जा रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस की रैलियों में भीड़ ज्यादा उमड़ रही थी। साहब और साहब के सिपा सालार जैसे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जो इनके स्टार प्रचारक हैं, इनकी जो है रोड शो भी इनका फ्लॉप जा रहा था। अब जैसे गुजरात का ही अगर आप चुनाव बोले, विधानसभा चुनाव, तो उसमें सूरत में रैली फ्लॉप गई। सूरत जी। में रोड शो फ्लॉप गया और सूरत की सारी सीट जो है वो बीजेपी जीत गई। तो इससे जो है पूरी टीम राहुल को या विपक्ष को भी लगा, लेकिन विपक्ष में उस तरह का कोई पायदार नेता नहीं है जो उतने गंभीरता से चीजों का विश्लेषण करे। तो हुआ कि अब उसमें दो तीन बातें थी कि ईवीएम बदली जाती है, ईवीएम हैक होती है। ईवीएम हैक होने पर लगातार सुप्रीम कोर्ट तक हुआ कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती क्योंकि उसमें चिप नहीं लगा रहा। तो फिर कैसे हुआ, तो फिर पिछले दो चुनाव से ये हो रहा है कि जो वोटर लिस्ट का गणित है, फॉर्म 17C है या क्या है, जिसमें है कि कितना है, वो उसको दे नहीं रहे हैं। रातों रात वो उसका साइन करना नियम होता बदल है ना। दिया। हाँ, उसको साइन नियम करना बदल होता दिया गया और आखिरी 2 घंटे में 8% से लेके और 30% तक वोटिंग बढ़ी है। जैसे उड़ीसा में 33% वोटिंग आखिरी 2 घंटे में दिखाई है। सब जगह कांग्रेस लगी हुई है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको आंकड़े जरूर आएंगे। उन्होंने सीसीटीवी देने से मना कर दिया है। है। हम्म। तो ये राहुल गांधी अब कहाँ का आपका हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे ये तो नहीं मालूम किसी को, और कब फोड़ेंगे ये भी अभी घोषित नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र का जब वो फूटेगा तो हाइड्रोजन बम होगा, क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री के ही क्षेत्र का जो है क्या कहते हैं, जो चुनाव आयोग की विसंगतियां हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि शुरुआती दौर से उनके कांग्रेस प्रतिद्वंदी अजय राय उनसे आगे चल रहे थे और बीच में फिर छह मतगणना राउंड। रोक दी गई। हाँ, छह 6 राउंड। राउंड, और 6 राउंड के बाद रोकने के बाद फिर जो है वो जीत गए।
तो अगर ये बनारस का हाइड्रोजन बम फूटा तो बहुत बड़ा बम होगा, लेकिन उसके पहले गोवा में बम फूट चुका है, हम्म। महाराष्ट्र में फूट चुका है, मध्य प्रदेश में फूट चुका है, हरियाणा में फूट चुका है, उत्तराखंड में भी फूट चुका है, यूपी में भी टीम लगी हुई है, बनारस ही नहीं और भी जगह इनका जो है देखने के लिए। वरना जिस तरह जो है हवा यहाँ पीडीएफ और कांग्रेस की मिलकर चल रही थी महागठबंधन की, उससे तो ये लग रहा था कि यहाँ बीजेपी पूरी तरह साफ हो जाएगी। लेकिन अगर साफ होने से बची है तो उसमें अगर वोटों की चोरी का जो है मामला हो तो इससे जो है कोई इनकार नहीं कर सकता। हम्म। अब सवाल इस बात का है कि हम लोग कहते थे कि भाई हैक हो रहा है, फिर हुआ कि ईवीएम बदली जा रही है, हम्म। अब फिर हुआ कि अब ईवीएम बदली नहीं जा रही, उसी ईवीएम में खेल हो जा रहा है, क्लार्क रूम में हो जा रहा है, रास्ते में हो जा रहा है, या जहां भी हो जा रहा है, कहीं ना कहीं तो हो रहा है, या पहले से ही फीडेड है। अब है क्या मामला? वोट है यहाँ 1100 और आपने बढ़ा दिया 3000। 1100 में मान लिया कि 56% वोट पड़ा, तो 1100 में 56%, 50% हुआ 550, और 6% उसमें जोड़ लीजिए, 6 × 5 = 30, मैंने 580 वोट। यस। और आपने जो है जो बढ़ाया यहाँ 2000, 3000, 1500 वोट, उसमें से आपने 1000 वोट और डलवा दिया, तो 530 में कुछ हमको मिला, कुछ 1100 में 800, 900 वोट मिल गया, हम जो है वो क्या कहते हैं मतलब विजयी हो गए। या मान लीजिए कि कहीं वोट पड़ा 2000, वहां आपने मिलवाया 1000, तो 1000 आप ही के कैंडिडेट को सीधे सीधे मिला, हम जो है पहले से ही 1300 वोट पाए, तो 300 तो मार्जिन कम हो गई, आपकी जमानत जब्त होने वाली थी, आपकी जमानत बंद हो गई। और ये जो आखिरी 2 घंटे का खेल है जिसमें इन्होंने नियमों में भी संशोधन किया है, यही असली बेईमानी का आप समझ लिए कि चक्र है, जिसको राहुल गांधी टीम राहुल ने पकड़ लिया है। और हम्म। पकड़ ही नहीं लिया, सतत उस पर काम कर रहे हैं। अभी तो बेंगलोर के एक लोकसभा के एक विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा दिया था, आपके क्या कहते हैं, और मजे की बात है उसमें जो 7 विधानसभा क्षेत्र थे, 6 में जो है बीजेपी का कैंडिडेट हारा था, 7वें में जीता था जहां ये सब खेल हुआ था। और जी। 7वें में इतने मार्जिन से जीता कि 6 की मार्जिन को पूरी करके वो चुनाव जीत गया। महाराष्ट्र में सीधे सीधे फडणवीस पर आ गया कि फडणवीस का जो है वो जो चीफ मिनिस्टर है वो पूरा का पूरा वोट उनका जो है वो क्या कहते हैं धांधली से भरा हुआ है। और संभवतः इसीलिए उस विवाद से बचने के लिए बीजेपी फडणवीस को के जो अध्यक्ष पद की रेस है उसमें फडणवीस के बारे में कहा जाता है कि वो आरएसएस के नॉमिनी है और वो सबसे आगे हैं, जो है फ्रंट रनर है भाजपा के अध्यक्ष बनने के लिए। क्योंकि अगर वो भाजपा के अध्यक्ष बन जाएंगे तो मुख्यमंत्री पद से उनको हटना पड़ेगा, और हम्म। मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो भाई हो सकता है विधानसभा से इस्तीफा दे दें, ताकि ये डस्ट जो है वो जमीन में बारिश होने से जैसे धूल बैठती है वैसे ये धूल बैठ जाए। लेकिन बेईमानी तो बेईमानी है, वोट चोरी तो वोट चोरी है। अब राहुल गांधी का भी तो विस्फोटक को जो है बाकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने रिजल्ट के कुछ दिन बाद गड़बड़ी के आरोप लगाए। कांग्रेस ने 14 सीटों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की शिकायत की थी। इस दौरान पार्टी की तरफ से हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट तो बिल्कुल कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो तो आंख मूंद के जो है खारिज करता है मामला। क्योंकि इसी दिन के लिए तो सैफरान जजेस को की नियुक्ति हुई, और कोई बेंच ऐसी नहीं है जिसमें कोई सैफरान जज ना जो है वो क्या कहते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर रखे, ताकि जो है हर जगह जिसके यहाँ भी गलती से भी मामला चला जाए उसके यहाँ जो है वो क्या कहते हैं सत्ता पक्ष के हितों की रक्षा हो। कांग्रेस पार्टी ने कालका विधानसभा सीट, करनाल के घरौंडा, असंध, सोनीपत के खरगोन, सफीनो, जिंद के उचाना कला, महेंद्रगढ़, दादरी, बड़खल, गोहाना, नरवाना विधानसभा सीटों पर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। और हाईकोर्ट में 16 विधायकों ने याचिकाएं दाखिल की थी, 16 विधायकों के खिलाफ। 2024 में विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित तौर पर भाजपा चुनाव जीती, भीड़ होती थी कांग्रेस में और वोट निकला भाजपा का। यहाँ तक कि सारे ओपिनियन फेल हो गए। इसमें कांग्रेस को विजेता बताया गया था, हालांकि बाद में नतीजे कुछ और निकले थे और कांग्रेस को 37 और भाजपा को 48 सीटें मिली थी। 16 सीटों में आरोप लगाया, 48 सीटें मिली थी, अगर 16 सीटें कम कीजिए तो 32 हो गई, और फिर कांग्रेस की कुछ बढ़ती तो मतलब कुल मिला के कांग्रेस की सरकार बनती। और फिर भाजपा ने तीसरी बार जो है हरियाणा में सरकार बनाई थी, जिसका खूब ढोल पीटा गया। और जो है गोदी मीडिया दिन रात ढोलती पीटती गई, इनकम इनकम्बेंसी नहीं थी, और जो है वो क्या कहते हैं
कांग्रेस लोकप्रियता थी, अंदर करंट चल रहा था, वगैरह वगैरह, जितने भी जो है आपके क्या कहते हैं विशेषण हो सकते हैं, सब जो है उन्होंने लगाया था। अब वोट चोरी के मामले को कांग्रेस पार्टी ने न केवल बड़ा मुद्दा बनाया है, बल्कि अपनी केंद्रीय टीम को और राज्यों की टीम को पूरी तरह जो है विश्लेषण में लगा दिया है कि जो है हर जगह का विश्लेषण करो और देखो कि एक एक मकान में कितने कितने वोटर इन्होंने कहाँ कहाँ बढ़ाए हैं, कहाँ ये जीते हैं, कहाँ कम मार्जिन से हारे हैं, तो हारे हैं तो उतने कम मार्जिन से क्यों हारे। अगर उत्तर प्रदेश का भी जब मामला खुलेगा तो बहुत बड़े पैमाने फूलेगा, क्योंकि यहाँ साफ होते होते भाजपा जो है इसी गुणागणित से बच गई, ऐसा लोगों का आरोप है। उनके आरोप को मैं दोहरा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहा। अब सवाल है कि इस कड़ी में गुरमीत सप्पल जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर गुरदीप हैं, और सप्पल। करण मेहरा, गुरदीप सप्पल, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके उत्तराखंड के, उन्होंने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कांग्रेस ने बीजेपी पर केदारनाथ उपचुनाव में भी वोट चोरी का आरोप लगाया। इसके लिए कांग्रेस ने आंकड़े पेश किए हैं। सप्पल ने कहा कि चुनाव में वोटों में हुई धांधली की जांच के लिए मेरा वोट मेरा अधिकार के तहत एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में 3 लोगों को शामिल किया गया। इस कमेटी ने व्यापक जनसंपर्क और जन जागरण अभियान चलाया और कम से कम 2000 से अधिक आरटीआई लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। जनता के अपार समर्थन से कांग्रेस के पास 2503 आरटीआई का डाटा पहुंचा है। इसके अलावा हजारों नागरिकों ने स्वतंत्र रूप से भी आरटीआई दायर की। इन सब के बावजूद आयोग की तरफ से अब तक सिर्फ 136 जवाब आए हैं। इनमें भी टूटे फूटे भ्रमित जवाब या फिर अधिकांश में जानकारी या अन्य विभागों पर टाल दिया गया। सप्पल ने इस प्रक्रिया में कई बाधाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने 2000 से अधिक का टारगेट रखा था, लेकिन अचानक 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से गायब हो गए। अगर यह बाधाएं सामने नहीं आती तो आवेदन 10,000 से अधिक हो सकती थी। उन्होंने कहा कि 2025 में शहरी निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां उजागर हो चुकी हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट दिया था, लेकिन उनका नाम निकाय चुनाव की सूची से हटा दिया गया। संविधान का अनुच्छेद 326 स्पष्ट करता है कि 18 साल से अधिक आयु का हर नागरिक मतदान का अधिकार रखता है। उसके बावजूद देहरादून नगर निगम चुनाव में अगस्त 2024 की सूची से लगभग 96,000 नाम हटाए गए, लेकिन बाद में संख्या बढ़ाई गई। चुनाव से मात्र 3 दिन पहले 32,000 नाम दोबारा काट दिए गए। यह कदम पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अब हमें तो कभी कभी पाकिस्तान की याद आती है, जहां जुल्फिकार अली भुट्टो ने बड़े पैमाने पर चुनाव पर रिगिंग की थी और अंततः जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल जाना पड़ा, और जो है एक मामले में फांसी की सजा हो गई और फांसी पर जुल्फिकार अली भुट्टो पूर्व प्रधानमंत्री को लटका दिया गया। यहाँ तो लटकाना तो दूर है, प्रधानमंत्री चाहे जिसकी अम्मा को गाली दे दें, प्रधानमंत्री की अम्मा को किसी ने कुछ कह दिया तो प्रधानमंत्री जो है बड़ा बाकायदे आंसू छुआ करके जो है वो क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नॉन हैं। बायोलॉजिकल है, नॉन अब बायोलॉजिकल नाथ कह भाई चुके हैं। वो खुद ही लोग जो कहते हैं उसी को काटते हैं। और तो और प्रधानमंत्री के बारे में तो सोशल मीडिया में भरा हुआ है कि इन्होंने अपनी अम्मा के मरने में, ना इनका कोई वीडियो है जिसमें वो रो रहे हैं, ना इनका कोई वीडियो है जिसमें इन्होंने बाल प्रक्षालित कराया हो, न इनका कोई वीडियो है कि इन्होंने किसी कर्मकांड में भाग लिया हो। ये तो 6 कैमरों 8 कैमरों के कोण से जो है माता जी के मरने में भी फोटो खिंचवाते रहे हैं और एंगल दे दे रहे हैं जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही हो। तो अब इन सब हम्म। परिस्थितियों में आप समझिए कि किस तरह वोट की चोरी करके, और आपका समझ लीजिए कि पूरे देश का जो है वो आपके मतदान को, चुनाव को बीजेपी दूषित कर रही है। इनका जो लक्ष्य है, अगर आप एक केवल वीर सावरकर का नाम ले लेंगे, सावरकर, वीर सावरकर जो भी कहिए, आपको पूरा पता चलेगा क्या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चाहे जितना चोरी बेईमानी, अंग्रेजों से वजीफा लेना पड़े, गद्दारी करनी पड़े, दलाली करनी पड़े, सब क्षम्य है, बस सत्ता किसी न किसी कीमत पर मिलनी चाहिए। जी, जी, जी। जी। चलिए, तो बिहार से आगाज़ तो हो ही गया है ना, वहाँ यात्रा का तो जो असेसमेंट हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त असर पड़ा। नहीं, जबरदस्त असर पड़ने के साथ साथ इस बार जो वोट पड़ेगा, और वोट पड़ने के बाद जो मतदाता केंद्रों पर जो ये 2 घंटे की लाइन अधिका लगवाते हैं, उसमें वहां के लोग क्या करेंगे ये अभी देखने वाली बात है। क्योंकि बिहार जो है ट्रेंड सेटर है सर। कहा जाता है कि बिहार इज नॉट ओनली स्टेट, बिहार इज ए नेशन। बिहार जो सोचता है उसको जो है पूरे देश के लोग 10 साल बाद सोचते हैं। ये अभी हुँ, नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बिहार इज ए नेशन।
बिहार अपने आप में बिहार राष्ट्र है, बिहार कोई अकेले प्रदेश नहीं है। बिहार में चाहे जितनी गड़बड़ियाँ होती हों, चाहे शिक्षा का स्तर जितना नीचे हो, लेकिन बिहार के लड़के जितना आईएएस में, आईपीएस में एक्सेल करते हैं, उतना शायद ही कहीं का कोई लड़का हो, और सभी बिरादरी के करते हैं। अब आप ही देखिए, आप हैं, आपके भाई हैं, और भी लोग हैं बिहार के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापन कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है अध्यापन करना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है सर। इलाहाबाद सर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नौकरी पाना इतना कठिन है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी पाना तो और भी कठिन। जी, चलिए सब सर, बिहार शुक्रिया। की और माया है। पत्रकारिता भी देख लीजिए सर, तो पूरा बिहार छाया हुआ है, चाहे राणा यशवंत हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे जेपी सिंह, चाहे संजीव पांडे हो। हैं तो हम लोग ओरिजिनल बिहारी ही ना, हैं तो ओरिजिनल बिहारी ही ना, चाहे चाहे रतन लाल हो, हम लोग भी तो कुछ कुछ चाहे कर ही रतन देते हैं। लाल हो। जी, जी, जी। बहुत लोगों का नाम याद नहीं पड़ रहा, क्षमा करें मित्रों। पूर्वांचल और बिहार से पूरा जो है वो आपका क्या कहते हैं, पत्रकारिता का संसार, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो जो प्रिंट मीडिया हो, भला पड़ा। चलिए शेषनाथ सर, सिंह भी बढ़िया। वहीं के थे जी, और अगले एपिसोड में जी। जब मिलेंगे तो जेपी सिंह साहब के होम डिस्ट्रिक्ट 2 जगह है, बक्सर और बलिया दोनों हैं। तो बिहार में भी है, यूपी में भी है। तो बलिया में बवाल है, इस पे ज़रूर चर्चा करेंगे। बलिया में बवाल है, काहे का बवाल है, ज़रूर सुनिएगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर लाइव। थैंक यू सर।